चलिए भी स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों से कल ये बात कही थी कि ये एक बुक का टेक्स्ट है। सब आप अंग्रेजी मीडियम के बच्चे हैं और सब लोग इसको क्रैक कर सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ क्या है, क्योंकि जो इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है आज लगभग लगभग पूरा ही लेक्चर या आधा लेक्चर अराउंड या मोर देन हाफ हम इसी पर ही बात करेंगे। ये चीज जितनी आसान आप लोगों को लग रही है ये उससे कहीं ज्यादा डिफिकल्ट है इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशंस। समझने के लिए डिफिकल्ट इतनी नहीं होगी, लेकिन अगर आप चीजों को लॉजिकल खेलते हुए चलते हो अब तक तो आप लोगों के लिए ये चीज बहुत आसान रहने वाली है। और कैलकुलेशंस का भी मैंने एक नया नवेला तरीका कुछ निकाला है जो बुक से थोड़ा सा हटके है। वो कैलकुलेशन का मेथड जो बुक में लिखा हुआ है वो एक जैसी टर्मिनोलॉजीज होने की वजह से बच्चे उसमें गलतियां कर देते हैं। वो जो बुक का मेथड है वो सामने है। मैं आप लोगों से पढ़ने के लिए अगर कहूँ दोनों बातों को तो आप लोग बहुत देर उसको पढ़कर कहीं ना कहीं घूमकर आप लोग ये कहेंगे कि क्या लिखा हुआ है, कुछ याद निशा नहीं रह सकता शायद। तो इन सारी बातों को समझकर एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर इसी टॉपिक पर, और फिर वहां से हम अगर हमारे पास आज टाइम बचेगा तो फिर हम रीइश्यू की तरफ मुड़ेंगे। सही है भाई? सपोज मान लीजिए कि ये कुछ तो भी तो ग्रीन टेबल हमने बनाई हुई है और क्वेश्चन कुछ दिया हुआ था उस पर ग्रीन टेबल बनाई हुई है, और ग्रीन टेबल ये कह रही है कि कैटेगरी 2 में 55,000 शेयर्स वर अप्लाइड फॉर। हम एक केस की तरफ, एक डमी केस की तरफ जा रहे हैं। 55,000 shares were applied for and out of which only 20,000 shares were allotted। तो इसका मतलब यह है कि प्रो एडजस्टमेंट शेयर्स वर 35,000। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं बच्चा? क्या हुआ? एप्लीकेशंस पर 2 रुपए थे, एप्लीकेशंस पर 2 रुपए थे, अलॉटमेंट पर 3 रुपए थे, इंक्लूडिंग 1 रुपी ऑफ प्रीमियम। शेयर फर्स्ट कॉल पर ₹4 और शेयर सेकंड कॉल पर ₹1। ये मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन फिट किया है ताकि वो पिछला वाला जो टेक्स्ट था वो लैंग्वेज में आप लोगों को समझा सकूं। प्लीज कंसंट्रेट कीजिएगा। क्या हुआ? लिखा हुआ था व्हेन द प्रीमियम इज ड्यू, व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन इशू प्राइस इंक्लूड सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या ऐसा है यहां पर? इशू प्राइस इंक्लूड सिक्योरिटीज प्रीमियम ऐसा है यहां पर? अरे बोलो यार, क्या हो गया? हाँ। एंड शेयर्स आर ओवर सब्सक्राइब्ड। शेयर्स ओवर सब्सक्राइब हुए हैं क्या? यस। एंड प्रोरेटा अलॉटमेंट इज मेड। हुआ है क्या? ठीक है। अब जो ये केस लिखा हुआ है ना, इस केस को हमें बहुत अच्छे से समझना है। बहुत बहुत बारीकी के साथ इस बात को हम मॉनिटर करेंगे। क्या कह रहे हैं? When the premium is due, shares are oversubscribed and pro rata allotment is made। 3 शर्तें हैं। अगर ये 3 शर्तें अगर फॉलो होंगी, ये 3 शर्तें अगर फुलफिल होंगी, तभी आपको उस डिफिकल्टेस्ट वाली कैलकुलेशंस में पहुंचना है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। हमने कल देखा था when the premium is due and shares are oversubscribed, बट वो वाला जो शेयर होल्डर था पराग नाम का, उसके जो शेयर्स फॉरफीट करे गए थे वो उस वाली कैटेगरी को बिलोंग करते थे जहां पर प्रोरेटा अलॉटमेंट नहीं हुआ था। तो हम उस डिफिकल्टेस्ट वाली कैलकुलेशन में नहीं पहुंचे थे। बट आज हम लोग ऐसी वाली कैलकुलेशंस में हैं जहां पर प्रीमियम ड्यू हुआ है, प्रीमियम ड्यू वाला क्वेश्चन है, शेयर्स ओवर सब्सक्राइब हुए हैं और वो उस कैटेगरी को बिलोंग करता है जहां पर प्रोरेटा अलॉटमेंट हुआ हुआ है। अब जब ये 3 खतरनाक लोग एक साथ मिल गए, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, अब आपको मुश्किल घड़ी में आना है। कैलकुलेशंस डिफरेंट हैं। क्या होगा बेटा? अमाउंट रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी कितना है बताना जरा। अमाउंट रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी कितना है? 35,000 इंटू 2, 70,000 रुपए हमारे पास अमानत के रखे हुए हैं। हमारे पास अमानत के 70,000 रुपए रखे हुए हैं। तो इन्होंने ये कहा कि इट इज 70,000 इज फर्स्ट एडजस्टेड अगेंस्ट शेयर कैपिटल एंड नॉट ऑन सिक्योरिटीज प्रीमियम। एक बड़ी मुश्किल तरीन बात है। 1 मिनट के लिए इस टॉपिक से हटकर मैं आपको एक रफ कैलकुलेशन पर लेके चलता हूं
जो लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं वो लोग बहुत आसानी से समझने वाले हैं आगे का टॉपिक। सपोज मान लीजिए आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं, सपोज मान लीजिए आप लोग एक ऐसी सिचुएशन में हैं कि जहां पर आप शाहरुख खान का काम करने वाले थे, अलॉटमेंट का रिफाइनिंग प्रोसेस। हेलो जी, घर पर दे दीजिए, आई एम नॉट एट होम। अरे आप एड्रेस लिखा हुआ है, किसी से पूछ लीजिए, मैं बिजी हूं जरा अभी, पूछ लीजिए किसी से नाम वहां पर मेरा। सपोज मान लीजिए आप लोग एक ऐसी सिचुएशन में हैं, वहीं से सुनना शुरू कर दीजिए। सपोज मान लीजिए आप लोग एक ऐसी सिचुएशन में हैं जब आपके शेयर्स जो हैं फॉरफीट करे गए, आप लोग हैं सब लोग जिनके शेयर्स फॉरफीट करे गए, और आपने 400 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, ठीक है ना, और आपको सिर्फ 300 शेयर्स का अलॉटमेंट हुआ था। 400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 300 शेयर्स के लिए अलॉटमेंट हुआ था। तो जो 100 शेयर्स थे उसकी एप्लीकेशन मनी आपने पहले से पे करके रखी हुई है, जो कि एक्सेस में पे करके रखी हुई है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं, समझ रहे हैं ना बात। 100 शेयर्स के पैसे पहले ही आपने दे रखे हैं, 100 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास अमानत के तौर पर रखी हुई है। अब कंपनी ने मांगी अलॉटमेंट मनी से, वो सपोज मान लीजिए थी 2 रुपए पर शेयर, जिसमें से 1 रुपया तो था सिक्योरिटीज प्रीमियम का और 1 रुपया था टुवर्ड्स शेयर कैपिटल। ठीक हो गई बात। आपकी अमानत जो कंपनी के पास रखी हुई है वो सपोज से 10,000 रुपए है, ठीक है ना, और आपने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करके रखा हुआ था। सब लोग मेरे साथ है ना। तो अब ये बताओ कंपनी वाला क्या कहेगा कि जो तुम्हारी, कंपनी वाला मैं हूं और आप लोग शेयर होल्डर हो, तो कंपनी वाला क्या कहेगा कि भाई साहब जो मेरे पास तुम लोगों की 10,000 रुपए की अमानत रखी हुई है, उसमें से सबसे पहला पैसा जो मुझे एडजस्ट करना है वो जया बच्चन को दूं। अमिताभ बच्चन तो देंगे ही देंगे, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन फाइनली वो पैसा जया बच्चन को पहुंचे या फिर वो पैसा काजोल के पास पहुंचे। ये बात का लॉजिक समझूंगा। अगर सबसे पहले देखो, एक इवेंट है वो है अलॉटमेंट का, एक ही इवेंट है, एक ही इवेंट पर पैसा पहुंचना है काजोल के पास भी, उसी इवेंट पर पैसा पहुंचना है जया बच्चन के पास भी। अब पैसा आना चाहिए था 20,000, उसमें से 10,000 पहुंचना चाहिए था जया बच्चन को, 10,000 पहुंचना चाहिए था काजोल को, लेकिन एक्सेस एप्लीकेशन मनी तो सिर्फ और सिर्फ रखा हुआ है हमारे पास 10,000। अब बताओ प्रायोरिटी आप लोगों के दिमाग में क्या है, पहले जया बच्चन या पहले काजोल? शेयर एप्लीकेशन, शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम तो नहीं ना। और आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल सही लॉजिक, जब भी कभी भी खतरे में घंटी पड़ जाए कि साहब ये पैसा पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम को एडजस्ट करवाएं या फिर शेयर कैपिटल को एडजस्ट करवाएं, समझ लेना जया बच्चन बड़ी है और वो काजोल को पैसा तभी दिलवाएगी जब तक उसको पहले पूरा पैसा एडजस्ट नहीं होगा। जब जैसे ही जिसी मूवमेंट पर शेयर कैपिटल वाला पैसा, शेयर कैपिटल को जो मिलना चाहिए था वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम तक पैसा पहुंचेगा। सपोज सर मान लीजिए ऐसा होता कि हमारी अमानत 12,000 रुपए की होती, 10,000 शेयर्स थे, 1 रुपये वॉज टुवर्ड्स कैपिटल एंड 1 रुपया वॉज टुवर्ड्स प्रीमियम। अब ये 12,000 में से सर सबसे पहले किसको पैसा पहुंचता? 10,000 टुवर्ड्स शेयर कैपिटल। अब ये 2,000 बचे हुए कहाँ जाएंगे? लेकिन प्रीमियम को तो 10,000 मिलने चाहिए थे ना यार। अब है ही नहीं तो क्या करें, अभी 2,000 काजोल को दे। ये बात जिसने समझ ली ना वो बहुत ही आसानी के साथ काम करने वाला है। अब मुझे एक बात बताओ कि जब शेयर फॉरफीचर किया जाएगा तो
8,000 टोटल काजोल को कितना पैसा मिलना था? 10,000। उसमें से 8,000 रुपये तो मिल ही नहीं पाए, तो 8,000 रुपयों के लिए तो अभी तक बक्सा बंद हुआ ही नहीं। 2,000 रुपये के लिए तो हो गया ना। तो एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर हाउ मच अमाउंट टू बी डेबिटेड ऑन अकाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये पूछ रहा है। या वो होगा भी या नहीं होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करना है नहीं करना है? कितने अमाउंट से करना है? ये इतनी आसान सी बात है। और जो पिछला वाला टेक्स्ट था वो आपको यही कह रहा, बस इतनी सी बात के लिए उन्होंने इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज लिख दी है और वो आप लोगों के सरों के ऊपर से निकलती। लेकिन ये बात वाकई मुश्किल है। अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तब आप लोगों को इसका इम्पैक्ट पता चलेगा। बहरहाल, तो मैं ये बात बोल रहा था बेटा कि यहाँ पर अमाउंट रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी 70,000। तो बेटा मेरा फर्स्ट एडजस्टेड अगेंस्ट शेयर कैपिटल एंड नॉट टुवर्ड्स प्रीमियम। तो पहले जो है ये 70,000 रुपयों में से सबसे पहले किसको पैसा एडजस्ट करूं मैं? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल इस कैटेगरी में कितनी है बेटा? कितनी है? शेयर कैपिटल इस कैटेगरी में अलॉटमेंट वाला रिश्ता हमने कितने लोगों से जोड़ा है? 20,000। अमाउंट एडजस्टेड टुवर्ड शेयर कैपिटल इज 20,000 इंटू ₹3। ठीक है ना? ये गलत कर दिया मैंने, गलत कर दिया। ये 4 होना चाहिए था यहाँ पर, बाद में मैंने कुछ एडजस्टमेंट्स करे होंगे। ये 20, ये जो है ₹4 है, उसकी वजह से जो भी चेंजेस आएंगे वो हम कर देंगे। बहरहाल इस वक्त मैं अपने फ्लो को चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो ये 20,000 इंटू 3 इसलिए क्योंकि ये ₹4 होगा और उसमें से टुवर्ड्स 1 इज सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो 20,000 इंटू 3 60,000। अब कितना बचा पैसा? लेकिन मुझे एक बात बताओ, इन 20,000 शेयर्स पर सिक्योरिटीज प्रीमियम मिलना कितना चाहिए था? 20,000। लेकिन अब बचा कितना है? 10,000 ही काजोल तक पहुंचेगा और काजोल से जब शेयर्स फॉरफीट करे जाएंगे उस वक्त में इत्तेफाकन ऐसा है कि 10,000 मिला है, 10,000 नहीं मिला है। तो सेम फिगर होने की वजह से हो सकता है आपके काम में कंफ्यूजन हो, लेकिन जो मेरा पहला वाला एग्जाम्पल था 2,000 और 8,000 वाला, उससे आप ट्रैक रख लीजिएगा। तो बहरहाल ये कह रहे हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी मेरे केस में कितनी थी बेटा? एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी थी? कितने लोग फोकस में सुन रहे हैं? चिल्लाकर बोलिए, कितनी थी? एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी थी? कोई ध्यान से नहीं सुनना। कितनी थी? अरे चिल्ला के बोलो यार, 70,000। एक्सेस एप्लीकेशन मनी में बी more than the amount due towards share capital. Amount due towards share capital at the time of allotment कितना है? 60,000। तो क्या कह रहा है? Excess application money may be more than the amount due towards share capital, but it may not be adequate to meet up the amount of securities premium। क्या ये बात सही लिखी हुई है? क्या वो 20,000 रुपए पूरे के पूरे एडजस्ट कर दिए गए टुवर्ड्स सिक्योरिटीज प्रीमियम? बस ऐसी वाली सिचुएशन पर हमें कुछ काम करना है। द अमाउंट नॉट रिसीव्ड एज सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट किया जा सकता है या नहीं? द अमाउंट नॉट रिसीव्ड एज सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट किया जा सकता है? नहीं। is debited to securities premium account। ये टेक्स्ट किसको समझ में नहीं आया? टेक्स्ट की बात है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे। मैं रिपीट करता हूं। मैं कह रहा हूं हमारे पास टोटल एप्लीकेशन मनी एक्सेस में कितना था बेटा? 70,000। उसमें से ये बताओ कि कितने शेयर्स से हमने रिश्ता जोड़ा था इन दिस स्पेसिफिक कैटेगरी? 60,000। ये वाली 20,000 लोगों से रिश्ता जोड़ा था। अब मैं ये कह रहा हूँ ये जो ये अलॉटमेंट है ना, इसको मैं एडिट करके 4 कर दे रहा हूँ यहाँ पर। इस 4 में से 1 इज टुवर्ड्स प्रीमियम, तो टुवर्ड्स कैपिटल कितना है? 3। तो
एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट हमें कितना पैसा कैपिटल में डालना चाहिए था ऑन द ड्यू डेट ऑफ अलॉटमेंट 60,000। तो भैया इस 70,000 में से सबसे पहले 60,000 रुपए तो कहाँ चले गए? शेयर कैपिटल को। बाकी बचे हुए 10,000 रुपए अभी हमारे पास बचे हुए हैं, वो कहाँ पहुंचने चाहिए? सिक्योरिटीज प्रीमियम को। लेकिन क्या 20,000 शेयर्स पर 10,000 ही पहुंचना चाहिए था? कितना पहुंचना चाहिए था? तो पार्ट ऑफ द सिक्योरिटीज प्रीमियम इज रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। पार्ट ऑफ द सिक्योरिटीज प्रीमियम, और जब ये पार्ट ऑफ द सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है, तब हमारे लिए बड़ी डिफिकल्टी हो जाती है। बिकॉज सिक्योरिटीज प्रीमियम का एक रूल है भैया। क्या रूल है? जितना पैसा रिसीव कर लोगे वो पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम के बक्से से बाहर नहीं निकाला जा सकता। यू नीड टू कैलकुलेट हाउ मच इज अनपेड, और ये ऐसे एक्सेसिव एप्लीकेशन वाले केस में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसके लिए हमने, जैसे हमने ग्रीन टेबल बनाई थी, जैसे हमने ब्लू टेबल बनाई थी, बिल्कुल इसी तरीके से हम इसमें ऑरेंज टेबल का कैलकुलेशन करेंगे, जो कि आप लोगों के सामने पहली बार आएगा। तो जो लोग इसको पहले से ही घबराकर ये समझने वाले हैं कि नहीं भैया हमसे नहीं हो पाएगा, मैं उन लोगों को बता दूं वो बहुत ही आसान है। लेकिन जो मेथड बुक में लिखे हुए हैं, जो मेथड सिक्योरिटीज प्रीमियम अनपेड नॉट पेड, वो वाले आप उसकी तरफ अभी मत देखिएगा। जब आप इसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे और जब आप उसको जाकर दोबारा पढ़ेंगे तो आपको पूरे तरीके से समझ में आएगा इंशाअल्लाह। सही है भाई? चलो स्टार्ट करते हैं फिर। एक ये वाला क्वेश्चन है जो शायद मुझे लगता है पहले भी हम इसी क्वेश्चन को ही कर रहे थे, परफेक्ट हॉस्पिटैलिटी वाले क्वेश्चन को, है ना? उसमें से गौरव वाली बात भी थी, सारी की सारी। पराग नाम ही था उसका, गौरव नाम था। तो क्वेश्चन पढ़ रहे जरा। परफेक्ट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each at a premium of rupees 2 per share. The amount is payable as फलाना फलाना फलाना। Gaurav had applied for 400 shares and was allotted, यहां से देख के बताना, हाँ यहां पर कितना लिखूं? कितना होता है यहाँ पर, कितना लिखूं? ये वाले टाइप ऑफ कैलकुलेशन भूल गए क्या? यहाँ पर कितना लिखूं ये बता दो। ऐसे बच्चे हैं यार, कैलकुलेटर निकालने इतनी आसान कैलकुलेशन है। अरे भैया एक बात बतलाओ मुझको, तुम 50,000 में से तुमको 25,000 मिल गए, कितने मिले? आधे मिल गए, हाफ मिल गए, नहीं मिल गए बताओ। अब तो उसने 400 अप्लाई करिए तो कितने मिल गए होंगे उसको? बस बात खत्म हो गई। इतना कैलकुलेशन डिफिकल्ट है क्या? कैसी बातें करते हो यार, हैं? इसके लिए कैलकुलेटर निकाल रहे हो, दिमाग चलाया तो कैलकुलेटर निकालने से पहले। इवन ICSE वाले भी जितनी देर में आप टाइप करोगे ना उतनी देर में तो निकाल के फेंक दोगे आंसर। तो बात ये चल रही थी, गौरव हैड अप्लाइड फॉर 400 शेयर्स एंड वाज अलॉटेड 200 शेयर्स। ही डिड नॉट पे दी अलॉटमेंट मनी। सर सिक्योरिटीज प्रीमियम है, ओवर सब्सक्राइब्ड है, और जो शेयर्स फॉरफिट करे गए हैं वो प्रो रेटा कैटेगरी में से आते हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल तरीन पूरे चैप्टर का पार्ट आ गया। लेकिन हम जानते हैं हमें क्या काम करना है। पहले ये सबसे पहले जानना है कि भैया टोटल पैसा तुमने हमें कितना दिया था, उसमें से पैसा जितना कैपिटल को पहुंच चुका है वो वाला पार्ट कैपिटल को देने के बाद जो भी बचा है वो किसका होगा? कोई बात नहीं। मुझे एक बात बताओ, गौरव ने कंपनी को एप्लीकेशन के वक्त पर कितना रुपया दिया होगा? रोकड़ा कितना रुपया दिया होगा? 1600। कोई प्रॉब्लम इस बात में? कैसे कैलकुलेट किया सर? बहुत डिफिकल्ट था। 400 इंटू 4, ठीक है। एक बात बताओ, दोनों ही अमाउंट्स की बात हो रही है ना, इसमें से टुवर्ड्स कैपिटल कितना था? 3 रुपीज, है ना? तो 4 और 3 7, एक शेयर पर 7। तो गौरव से ये कहा गया होगा तुम्हारे 7 रुपए पर शेयर हमने कैपिटल को भेज दिए हैं।
तो तुम्हारे गौरव कितने रुपया हमने कैपिटल को भेज दिया है? कितना इंटू कितना? रिश्ता कितने लोगों से जोड़ा था? 400 लोगों से, 400 शेयर से जोड़ा था। रिश्ता कितने लोगों से जोड़ा था ये बतलाओ मुझको। 200 इंटू 7 कितना होता है? 1400। पैसे आए कितने थे उसके? तो काजोल के पास कितने पहुंचे? तो 200 तो कैपिटल सिक्योरिटीज प्रीमियम तक पहुंच चुके। पहुंचने कितने चाहिए थे ये बतला दो मुझे। अब कितने पहुंचने चाहिए थे? 400। उसमें से 400 में से कितने पहुंच गए? 200। 200 पहुंच गए, 200 नहीं पहुंचे। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट कितना होगा ये बताओ। पूरा कैलकुलेशन आप लोगों के दिमाग में, जिसके दिमाग में है वो ये समझ लो इस चैप्टर की जान सीख लिया। इस चैप्टर की जो जान है ना वो आप लोगों तक पहुंचा दी। लेकिन इसका कैलकुलेशन कैसे किया है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सब लोगों को? कैलकुलेशन ऑफ फॉरफीचर अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑन द ओवर सब्सक्रिप्शन, वही बात जो अभी हमने करी है। सबसे पहली बात, पैसे गौरव से एप्लीकेशन के वक्त पर कितने आए थे? 400 इंटू 4। मनी पेड टिल नाउ, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर बाय गौरव 400, और शेयर्स एप्लीकेशन मनी 4 रुपीज के हिसाब से 1600 रुपए हो गई। अब ये बताओ मनी कॉल्ड अप टिल नाउ फॉर कैपिटल कितनी है? फॉर कैपिटल पर शेयर कितनी है? 7, यानी कि 4, ये वाला 4 प्लस 5 माइनस 2 इज 3, तो यानी कि 4 प्लस 3 7। तो मनी कॉल्ड अप टिल नाउ फॉर कैपिटल इज 7। तो भैया ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल कितनी हुई होगी? 1400। एप्लीकेशन के वक्त पर 800, अलॉटमेंट के वक्त पर 600, 1400 रुपए तुमने दे दिए हैं कैपिटल को। तो बचे कितने? 200। आने कितने चाहिए थे? 400। अभी अनपेड कितने रहे? एंट्री बोलो। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना? कौन सा वाला? ये वाला या ये वाला? रेड वाला। ग्रीन वाला नहीं, ग्रीन वाला तो बक्से में बंद हो चुका, वो नहीं निकाला जा सकता कभी भी जिंदगी में। ये जो रेड वाला 200 है इसकी बात चल रही है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 1400। अब बताओ क्या होगा? टू शेयर फॉरफीचर कितना? कल बच्चों को एक कंफ्यूजन रह गया था। कल बच्चों को वीडियो के दरमियान एक कंफ्यूजन रहा है। 2-3 बच्चों ने मुझसे सवाल पूछा है उसके लिए कि सर सारी बातें समझ में आ गई, बस ये समझ में नहीं आया कि फॉरफीचर को अमाउंट क्या ट्रांसफर होगा। मैं उसके बारे में आगे भी बात करूंगा एक एनिमेशन के जरिए, लेकिन फिलहाल जो मैं बात कर रहा हूँ, अलीजा मैम आप देखिएगा, फिलहाल जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात ये है कि शेयर कैपिटल जैसे ही लाकर रिश्ता तोड़ा गया, वसूली भाई ने सर्टिफिकेट खींच लिए थे ना, वसूली भाई ने सर्टिफिकेट खींच के लेकर आए थे। जैसे ही वसूली भाई शेयर सर्टिफिकेट खींच के लाए, दया बच्चन को दिया और काजोल से कहा कि तुम्हारे पास जो पैसे हैं वो भी निकालो। काजोल ने कहा मेरे पास जो पैसे हैं वो कैपिटल के टुवर्ड्स नहीं है, मेरे पास जो पैसे हैं वो पैसे कैपिटल के टुवर्ड्स नहीं रखे हैं मैंने। वो तो बात अलग है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम शेयर कैपिटल के रास्तों से मुझ तक पैसा पहुंचा जरूर है, लेकिन वो पैसे शेयर कैपिटल के नहीं हैं। इन सर्टिफिकेट के कैंसिल होने से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जो पैसा अभी तक अनपेड था वसूली भाई वो तुम्हारा नहीं है। तुम गुंडों वाली बातें मत करो, हमारे ही आदमी हो, हमदर्द हो हमारे। जरा देख के बतलाओ क्या ये पैसा अमिताभ बच्चन जी का, मेरे ससुर साहब का नहीं है? उन्होंने ही तो मुझे पैसा दिया था। जब वो एक्चुअली रियलाइज ही नहीं हुआ तो मैं तुमको काय को दूं भाई, मैं तो उनको दूंगी। तो सर क्या आप ये कहना चाह रहे हैं
एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम काजोल किसी भी रास्ते से वसूली भाई को कोई भी पैसा नहीं देगी? मैं बिल्कुल यही बात कर रहा हूं। काजोल किसी भी रास्ते से अगर पैसा रिसीव हो गया तो ताले में बंद, और पैसा रिसीव नहीं हुआ तो वो जिसका पैसा होगा उस तक पहुंच जाएगा। ये बात समझ में आई? इसको और एनिमेशन के जरिए समझिए। तो बहरहाल सर क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जया बच्चन के पास जो पैसा शेयर सर्टिफिकेट की कैंसिल होने की वजह से रखा हुआ था वो ही पैसा वसूली भाई ने खींचा है? सिर्फ और सिर्फ वो पैसा जो शेयर कैपिटल के पास रखा हुआ था, और क्योंकि अब वो एसोसिएटेड ही नहीं है उन शेयर्स के साथ, वो पैसा वसूली भाई अपनी जेब में डाल के लेके जाएंगे। ठीक हो गई बात? तो मुझे इस कैलकुलेशन में बताओ शेयर कैपिटल के पास अब तक कितना पैसा पहुंचा हुआ है? फॉरफीचर के पास कितना पहुंचेगा? 1400। जितना पैसा फॉरफीचर के पास पहुंचा था, जितना पैसा कैपिटल के पास पहुंचा था, एंड दैट वाज रियलाइज्ड नॉट अनपेड, वो पैसा पहुंच जाएगा फॉरफीचर। तो पॉइंट ये है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट हाउ मच? 200। ये रेड वाला 200। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हाउ मच? जितना अमाउंट अब तक कॉल कर लिया है 1400। ये 1400 का पूरा 1400 जया बच्चन तक पहुंच चुका है। इसलिए सारा का सारा 1400 कहां को पहुंच जाएगा? फॉरफीचर अकाउंट। और बाकी का पैसा शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये वाला 200 काजोल से पहुंचेगा अमिताभ बच्चन। मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया। एग्जैक्टली, पेड अमाउंट विच वॉज पेड बाय द शेयर होल्डर, दैट ओनली कम्स इन द शेयर फॉरफीचर। अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी है, लेकिन एक्सेस एप्लीकेशन की वजह से अलॉटमेंट की पूरा का पूरा पैसा तो एडजस्ट हो गया था ना। यही तो कैलकुलेशन करी अभी हमने यहाँ पर, अभी हमने यही तो कैलकुलेशन करी है कि उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी थी। ही डिड नॉट पे दी अलॉटमेंट मनी, बट अलॉटमेंट मनी ना भी पे करने की वजह से, एक्सेस एप्लीकेशन पे होने की वजह से, हमने जया बच्चन को जितने पैसे देने चाहिए थे वो सारे के सारे शाहरुख खान से पहले ही आ चुके थे। बट हाँ, अमिताभ बच्चन को जो पैसा काजोल को देना चाहिए था वो सारा नहीं आ पाया था, इसलिए जो पैसा काजोल के अंदर वाले बक्से में पे लॉक नहीं हो पाया था वो उठा के उसने अपने ससुर को दे दिया। बात कर हर केस में ऐसा ही होगा, इसीलिए ये पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि क्वेश्चन तो ये कह रहा होगा कि अलॉटमेंट मनी इज अनपेड, बट उसके बावजूद भी उससे रिलेटेड पैसा शेयर फॉरफीचर के पास पहुंच रहा होगा, और ये ऐसा होगा ही। और ये बहुत ही बारीक नुकता है इस पूरे चैप्टर का समझने के लिए। बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती और वो यही बात पर गलती करके आते हैं। कैलकुलेशन करें, जिसने लोड उठाया था, अमिताभ बच्चन ने लोड उठाया था। अमिताभ बच्चन का अमाउंट तो अनपेड था क्योंकि इसने पे नहीं किया, तो लोड तो उसके पास पहुंचा हुआ था ना, अमिताभ बच्चन के पास। अब जब वो शेयर नहीं रहे तो काजोल ये कह रही है, बाबा क्योंकि मैंने अभी तक इसको अनलॉक नहीं किया था, ऐसा कीजिए ये पैसा मैं आपको वापस कर दूं, आप परेशान मत हो। कहाँ हो गई पूरी? कितना आया था? 1600 में से कैपिटल को कितना चला गया था? 800 रुपए ऑन दी एप्लीकेशन के टाइम पर। बचा कितना था? 800 बचा था। तो क्या वो पूरे का पूरा 800 200 इंटू 5, क्या पूरा का पूरा अलॉटमेंट वाला पैसा तैयार हो गया? एक क्वेश्चन सुन लो बेटा, आप लोग भी सुन लो। शी इज सेइंग दैट कि सर अलॉटमेंट के टाइम पर जितना भी पैसा था सर वो तो सारा का सारा पे हो चुका है, सही है ये बात? अच्छा ये बताओ मुझे, अलॉटमेंट के टाइम पर पैसा अमिताभ बच्चन ने जया बच्चन को और काजोल को दोनों को मिलाकर
अमिताभ बच्चन की जेब से कितना पैसा गया था? 200 इंटू 5 यानी कि 1000 रुपए गए थे। लेकिन एक बात मुझे बताओ, जो भी गौरव ने एप्लीकेशन मनी पे करी थी, एप्लीकेशन के टाइम पर जितने भी शेयर्स टूवर्ड्स हमने कैपिटल सेलेक्ट किए थे, वो पैसा हमारे पास कितना सेलेक्ट हुआ था? 800। तो हमारे पास 1600 में से 800 रुपए हटाकर रख दिए गए, कैपिटल को दे दिए गए, कितने बचे? 800। क्या अमिताभ बच्चन के सारे पैसे एडजस्ट हो गए? 1000 आने चाहिए थे, 800 ही आए हैं, 200 रुपये तो नहीं आए हैं, उसी का लोग उठाया बैठा है, इसलिए वो पैसा कौन देगा? जिस एंगल से अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने ये बात अपने दिमागों तक पहुंचाई है, वो सिंपलेस्ट रूट है इस चीज़ का, सिंपलेस्ट रूट। बुक की लैंग्वेज से जाओगे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ में आई आप लोगों को? तो व्हाट शुड बी द एंट्री बेटा? हर कोई सोचना प्लीज, एंट्री लिखते वक्त हर कोई सोचो और अपना पेन लिखो, कॉपीज में लिखो इसकी एंट्री। You are required to pass the necessary journal entry in the above case. सारा कल पानी खत्म हो गया भाई साहब। हाँ अली संभाल के खुला रहेगा। जी बेटा सुन रहा हूँ। ठीक है, प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट के टाइम पर मिलता है या फर्स्ट कॉल के टाइम पर मिलता है? आपके हिसाब से अलॉटमेंट के टाइम पर। तो सारा का सारा प्रीमियम पेड हो चुका है या नहीं हो चुका? नहीं हो चुका। तो अभी तक कुछ पैसा अनपेड है टूवर्ड्स कैपिटल, टूवर्ड्स फर्स्ट कॉल ऑल्सो, आपके हिसाब से? आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को पैसा आया कहाँ से था? हम एंट्री क्या पास करते हैं? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज। तो काजोल को पैसा सिर्फ और सिर्फ आता है इफ प्रीमियम इज ऑन अलॉटमेंट, तो काजोल के पास पैसा आएगा अमिताभ बच्चन से। अगर क्वेश्चन ऐसा लिखता कि फर्स्ट कॉल पर भी प्रीमियम होगा, मतलब ये वाला 2 रुपया यहाँ पर एक है और यहाँ पर भी एक है, तो ऋतिक रोशन फिर देता काजोल को पैसा। बट आपका जो सवाल है कि क्या वो उसको भी पैसा देगी, तो बिल्कुल देगी अगर ऋतिक रोशन वाला पैसा अनपेड होगा, बिल्कुल करेगी। जितने लोगों को भी पैसा अनपेड रह गया है सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसको अपने पास दे रखते हैं। और वो सिंपल सा रूल हम जानते हैं कि अगर वो सारा पैसा रिसीव हो चुका है तो वो खुलेगा ही नहीं किसी भी रास्ते से। जो पैसा रिसीव हो गया तो वो हो चुका है, ना उसको वसूली भाई दे सकते, ना उसको अमिताभ बच्चन ले सकते। अमिताभ बच्चन मांगे थे तो उनको पैसा उनका मिल गया तो अमिताभ बच्चन जाएंगे, और ना ही ऋतिक रोशन। तो बातें हो रही है, तो इसका मतलब एंट्री सारी हो गई क्या? हो गई? आंसर ऑन योर स्क्रीन, चेक इट। अज़मी और मानी, अज़मी और अक्सा, वो जगह चेंज हो गई यार, गाँव में बसा हुआ है। समझ में आ गया? तो कुल मिलाकर बात यह है कि वसूली भाई के पास, सुनने, कुल मिलाकर बात यह है, हो गई क्या एंट्री? नहीं अभी ये बताओ। कौन कौन अभी कर रहा है? हाथ उठाइए।
इतना छोटा सा उठा हुआ हाथ मुझे दिख रहा है? हो गया? चलो भाई मैं आगे। तो सर कुल मिलाकर बात यह है कि वसूली भाई जो है जया बच्चन से तो पैसा पा सकते हैं, बट जो पैसा, सुन रहे मेरी बात सब लोग, बात ही नहीं करो। वसूली भाई जो है जया बच्चन से तो पैसा पा सकते हैं, बट जो पैसा काजोल के पास है एंड दैट इज ओपन्ड इन द बॉक्स, अगर मैं उसकी बात करूं एंड दैट इज नॉट ओपन इन द बॉक्स, मैं उनकी बात अगर करूं, तो पैसा निकाला जा सकता है सिर्फ और सिर्फ ओपन बॉक्स से, और नहीं निकाला जा सकता फ्रॉम द क्लोज बॉक्स से। बट ये जो पैसा है ये इधर नहीं जाएगा, ये पैसा जाएगा अलॉट। समझ में आ गई बात? तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इससे इनको कोई भी पैसा नहीं पहुंच सकता, इससे इनको कोई भी पैसा नहीं पहुंच सकता है, और इसलिए इनकी निगाह जो है वो सिर्फ और सिर्फ इधर ही रहेगी, उधर नहीं हो सकती। अपने जहनों में ना इसको प्रिंट कर लो, बिल्कुल ऐसा कभी ना भूलने वाली बात है। फॉरफीचर अकाउंट में कभी भी सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला पैसा पहुंचेगा ही नहीं किसी भी हाल में, और वो सिर्फ और सिर्फ पहुंचेगा वहीं से जो शेयर कैपिटल से उन्होंने फॉरफीट करने के बाद लेकर आए। समझ में आ गई बात? हम अब आज स्टार्ट करने जा रहे हैं री इशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स। एक बात बताओ, जो शेयर्स वसूली भाई ने फॉरफीट कर लिए, आपके पास 1 लाख शेयर्स थे, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, जावेद जाफरी, इन सबके शेयर्स मिलाकर 3000 होते थे। किसी अनहोनी की वजह से बेचारे वो लोग पे नहीं कर पाए, वसूली भाई को बेच के आपने उनका रिश्ता तोड़वा दिया, ठीक है ना? वो पैसा जो शेयर कैपिटल में रखा हुआ था और वो पेड था, वो कहाँ है? फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट के अंदर। और जो पैसा अनपेड था वो कहाँ है? हाँ, वो रेस्पेक्टिव जगहों पर है जहां जहां से उनको लिया गया था। अलॉटमेंट से लिया था तो अलॉटमेंट में है, फर्स्ट कॉल से लिया था तो फर्स्ट कॉल पर, सेकंड कॉल से लिया था सेकंड कॉल पर। तो मैं फिर से पूछ रहा हूं सब लोग साथ में, अगर शेयर्स को फॉरफीट किया गया है और जो पैसा उन शेयर्स पर पेड था वो कहाँ है? फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट में। और जो अनपेड रह गया है वो कहाँ है? रेस्पेक्टिव शेयर्स अकाउंट, रेस्पेक्टिव पार्ट ऑफ द शेयर अकाउंट। समझ में आ गई बात? और जो पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम के टुवर्ड्स पेड था वो कहाँ है? जो पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम का पेड था वो कहाँ है? सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है, लेकिन जो पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम का अनपेड रह गया है वो कहाँ है? वो रिस्पेक्टिव जगहों पर है जहां से उनको लिया गया था, जिन्होंने उनका लोड उठाया। चलो सही है। बट मेरा सवाल बच्चा ये है, मेरा सवाल ये है कि क्या वो जो 3000 शेयर्स आपने कैंसिल कर दिए थे, सर्टिफिकेट खींच लिए थे, बैलेंस शीट में ब्लू कलर से यहाँ दिखा दिया था फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट, मुझे एक बात भी बताओ, कब तक जिंदगी में वो ब्लू लाइन अपनी बैलेंस शीट में दिखाते रहोगे? डोंट यू थिंक यू गाइस नीड टू मूव ऑन? कब तक उसका रोना डालते रहेंगे भाई? कब तक होता रहेगा कि भाई ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, फलाना हुआ था, ढिकना हुआ था? अरे छोड़ो ना यार, बस करो, बस हो गया, बस क्या करना है आगे? अब मूव ऑन, क्या करो? रीशू करो। कौन से शेयर्स? फॉरफीटेड शेयर्स। ढूंढो कोई दूसरा बकरा, आजा भाई आजा, ढूंढो भाई कोई दूसरा बकरा कि हाँ भाई चलो भाई तुम्हें हम रीशू कर देते हैं शेयर। पता नहीं बच्चे कहाँ कहाँ समझ रहे हैं, बहुत तेज बच्चे हैं भाई, बहुत तेज बच्चे हैं। मैं तो देखो भाई रीशू की बात कर रहा हूँ, पता नहीं आप जहाँ पर भी, हाँ तो रीशू समझो, हंस क्यों रहे हो यार? हाँ जी भाई, तो जया बच्चन कह रही हैं कि हाँ भाई कोई दूसरा बकरा ढूंढ लो,
ताकि इसको शेयर्स रीइश्यू कर दिए जाएं, ठीक है ना। अब वो देखो बकरा मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन फिलहाल ढूंढ चल रही है कि कोई बकरा मिल जाए हमें। तो बात ये चल रही है क्या वही शेयर्स जो हमने फॉरफीट कर लिए थे, जो फॉरफीट करे थे हमने, इनसे श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, जावेद जाफरी, वो सारे शेयर्स वसूली भाई खींच के कहां लेकर आ गए थे? शेयर कैपिटल के पास। शेयर कैपिटल ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया था। तो शेयर सर्टिफिकेट तो पड़े हुए हैं आज भी जया बच्चन के पास ही हो, लेकिन उनका पैसा पहुंच गया है फॉरफीचर के पास। सही है भैया? अब ये बताओ क्या शेयर कैपिटल उन सर्टिफिकेट्स को देख देख कर अपने आंसू बहाती रहे? बस वो कह रही है कि मुझे आप किसी नए लोगों को ये शेयर्स रीइश्यू करने हैं। सही है? तो हम बात कर रहे हैं री इशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स। री इशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर इज सेल ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स, नॉट द सेल ऑफ न्यू शेयर्स। ओल्ड शेयर्स जो हमने पहले ही करे थे उसी की बात कर रहे हैं, कोई भी नए शेयर्स को हम इशू नहीं कर रहे। ये बात समझ में आई आप लोगों को? Forfeited shares may be reissued on the terms as may be decided. These may be reissued by the company at par, at premium, at discount. At par का मतलब जितनी उनकी फेस वैल्यू थी उतनी ही फेस वैल्यू पर उनको री इशू कर दिया गया। 10 रुपए की फेस वैल्यू में कितने पर इशू किया? 10 लाख, 10 रुपीज पर ही। प्रीमियम का मतलब यानी कि 10 रुपए से ज्यादा, से 12 या 11, और डिस्काउंट पर मतलब 10 रुपए से कम पर। अगर मैं डिस्काउंट पर इशू करता हूं तो कैसा जायज है करना? जायज है। क्या मैं नए शेयर्स अपने डिस्काउंट पर इशू कर सकता हूं? नहीं। कहां मना किया गया? कहां मना किया गया? मना किया है किसी ने? क्या मैं अपने शेयर्स डिस्काउंट पर इशू कर सकता हूं, हाँ या ना? बच्चे हैं, कॉमर्स वॉमर्स नहीं पढ़ते हो? कॉमर्स तो लिखी नहीं है सारी बात। ये मैं कॉमर्स नहीं पढ़ा रहा फिलहाल आपको, मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा। ये शेयर्स इनसे खींच लिए गए, इनके शेयर सर्टिफिकेट इन्होंने उठा लिए, शेयर सर्टिफिकेट इन्होंने खींच लिए, ये सारे सर्टिफिकेट अब इनके पास पहुंच गए। इनके पास जैसे ही पहुंचे इन्होंने लाकर इनको दे दिए। अब इनको देने के बाद ये पैसा लेके चलते बने। अब इसके बाद ये जया बच्चन जो है कोई दूसरा बकरा ढूंढ रही है, इनको बकरा मिल गया पंकज त्रिपाठी, ठीक है, और उन्होंने ये सर्टिफिकेट उनको चिपका दिया। अब कितने रुपयों में ये शेयर बेचे गए हैं इस पर चर्चा की जाए। क्या ये 10 ही रुपए वाला शेयर को 10 ही रुपए पर पंकज त्रिपाठी को दिया गया, या ये वो शेयर हैं जो 12 रुपए में बेच दिए गए? ध्यान रखना जरा एक बात का, इन शेयर्स पर जितना भी पैसा इन बेचारे तीनों ने पे किया था वो पैसा आज किसके पास है? शाबाश, फॉरफीचर के पास है। अब मुझे एक बात ही बताओ, जहाँ जहाँ कंसंट्रेशन कम चल रहा है पीछे वो लोग नुकसान कर रहे हैं, समझ लो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये सर्टिफिकेट वो वाला सर्टिफिकेट है जो तुषार कपूर, जावेद जाफरी और श्रेयस तलपड़े उनके शेयर्स वाले सर्टिफिकेट्स में से कुछ पैसा जो कुछ सर्टिफिकेट जो हैं पंकज त्रिपाठी को चेक दिए गए। आपको नहीं लगता फॉरफीचर भाई जो हैं वसूली भाई हमारे, वो अच्छा मूवी देखी है ना गोलमाल आपको? वो बेचारे हमदर्द आदमी थे, अगर आपने मूवी देखी, वो टिपिकल गुंडा आदमी नहीं था और वो काम कर रहा था कभी कुछ की कभी कम वाली फैमिली के लिए ही, कोई थर्ड पार्टी नहीं था। तो आपको नहीं लगता कि वसूली भाई इन पैसों पर मौज कर रहे हैं? मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब मुझे आप लोगों से आना है, मुझे आगे कुछ नहीं बोलना है। आपको नहीं लगता कि वसूली भाई इन्हीं शेयर्स पर जो नुकसान उन लोगों को हुआ था उस पर एंजॉयमेंट खेल रहे हैं? बोलो, अगर ये एट पार इनको दे दिया गया तो चलो वसूली भाई के पास जो पैसे थे कोई बात नहीं।
अगर इनको ये प्रीमियम पर दे दिया गया तब तो और काजोल के पास बढ़ती पैसे आ गए, तब भी चलो कोई बात नहीं। लेकिन आपको नहीं लगता जब इनको शेयर इशू करे गए हैं एट डिस्काउंटेड प्राइस, मतलब क्या कि इनको ये 10 रुपए वाला शेयर 8 रुपए पर बेचा गया है, तो क्या आपको लगता है ये 2 रुपए का नुकसान खुद उठाएंगे? कौन देगा वो? बात पता नहीं। चलो जी, मैं कह रहा हूं द रीइश्यूड शेयर्स मे हैव पेड अप वैल्यू दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनली इशूड शेयर्स। जो पेड अप वैल्यू श्रेयस तलपड़े के शेयर्स की थी, से 10 रुपए का शेयर, 10 रुपए पेड अप था उसका, हमने उसको पंकज त्रिपाठी को बेचा है एट 7 पेड अप। ऐसा हो सकता है या नहीं? ये कह रहे हैं ऐसा हो सकता है। बहुत बारीक नुकता है, एकदम से हर किसी को समझ में नहीं आने वाला। बात बारीक है, जरा समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। जो आप लोगों ने समझा है मे बी पॉसिबल वो गलत समझाओ जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। मैं ये कह रहा हूँ जो शेयर पेड अप वैल्यू था श्रेयस तलपड़े का, उस शेयर को उठाकर बेच दिया गया पंकज त्रिपाठी को। जो शेयर श्रेयस तलपड़े का था वो तो था 10 रुपए पेड अप, लेकिन सर वही वाला शेयर उठाकर बेच दिया गया पंकज त्रिपाठी को और बेचा गया एज 7 पेड अप। हो सकता है या नहीं? क्या वो सर 10 रुपए पेड अप पर भी हो सकता है? क्या वो सर 1 रुपए पेड अप पर भी हो सकता है? ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, इसको हम मॉनिटर करेंगे, समझेंगे जगह पर जब बात आएगी तो हम बात करेंगे। तो बात यह है, फॉर इंस्टेंस ओरिजिनली इशूड शेयर्स मे हैव पेड अप वैल्यू ऑफ 10, श्रेयस तलपड़े वाला शेयर। Forfeited share issued may have paid up value of ₹7. Forfeited shares may have paid up value of ₹8, 9 and as well as 10. It being a reissue of forfeited shares, provisions of the Companies Act not permitting the issue of shares at discount. Section 53 हमें prohibit करता था कि आप लोगों को शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं करना। सेक्शन 53 था कंपनी का, जो मैं आपसे पूछ रहा था। लेकिन इस बात को ध्यान ये रखना कि हम एक शेयर जो 10 रुपए वाला है उसको डिस्काउंट में बेचने की बात सोच रहे हैं, से 8 रुपए से 9 रुपए। मैं कहता हूं 9 रुपए चलो, या कहता हूं मैं 8 रुपए चलो। आप लोग इसको वो तो नहीं समझ रहे अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स को। वो है कंपनी के एंगल से बात कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हम इशू कर सकते हैं, जब कितने शेयर्स के साथ हम रिश्ता जोड़ सकते हैं, जब पब्लिक से जितने शेयर्स मांगे गए थे उससे कम उन लोगों ने सब्सक्राइब करे। वो बात अलग थी, वो बात थी अंडर सब्सक्रिप्शन वाली, जहां पर सेक्शन 39 बात करता था और सेबी हमसे कहता था 90% वाली बात करती। समझ में आ रही है बात? सेक्शन 53 बात कर रहा है डिस्काउंट ऑन प्राइस ऑफ अ शेयर, और ये बात करता था अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, जहां पर 90% से कम हो ही नहीं सकता। क्या 53 ये बात कह रहा है क्या डिस्काउंट हो सकता है शेयर्स पर? नहीं हो सकता। बट क्योंकि ये जो शेयर्स हैं ये न्यू शेयर्स इशू नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर सेक्शन 53 अप्लाई नहीं होता। बात समझ में आ गई नहीं आई? पहुंची मेरी बात आप लोगों के दिमागों तक? Although section 53 do not apply on reissuing of old shares, but एक कैच यहां पर भी है। तो कैच क्या है सुनो। डिस्काउंट अलाउड on shares reissued on reissue of forfeited shares to पंकज। क्या बात चल रही है? क्या बात चल रही है? जब हम पंकज को जो शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं उस पर जो उसको डिस्काउंट देने की घोषणा कर रहे हैं, वो जो डिस्काउंट है से 10 रुपए वाला शेयर 7 रुपए में इशू करवा दिया गया। व्हाट इज द डिस्काउंट हियर? 3 रुपीज।
तो ये जो 3 रुपए का डिस्काउंट है ना, उसकी बात चल रही है। डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कैन नॉट बी मोर देन, क्या लिखा होना चाहिए आगे, कैन नॉट बी मोर देन अमाउंट ऑफ शेयर, जो पैसा वसूली भाई के पास रखा हुआ है, क्योंकि डिस्काउंट का लोड वसूली भाई के ऊपर जब डालना है तो डिस्काउंट उतना ही देना जितना पैसा फॉरफिटेड शेयर्स वाले वसूली भाई के पास रखा हुआ। बात समझ में आई? तो भैया डिस्काउंट वसूली भाई के पास अगर रखे हुए हैं से एक शेयर पर 4 रुपए, तो आप 3 रुपए का डिस्काउंट वाला शेयर इशू कर दो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वसूली भाई के पास रखे हुए हैं 2 रुपए पर शेयर, तो आप नहीं री इशू कर सकते हैं 3 रुपए नुकसान वाला शेयर। बात समझ में आ गई? चलो केसेस देखते हैं फिर। कैन नॉट बी मोर देन द अमाउंट फॉरफिटेड ऑन री इशूड शेयर्स। चाबी दे दो। मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स क्या होगा बेटा? हाँ, जरा देखना क्या लिखा हुआ है। सही लिखा है? और जो री इशूड शेयर्स वाले फॉरफिटेड शेयर्स हैं, से सपोज श्रेयस तलपड़े के 500 शेयर्स थे, ठीक है, आप सुन रहे हैं मेरी बात? श्रेयस तलपड़े के 500 शेयर्स थे, बट पंकज त्रिपाठी बकरा बनने को तैयार हैं, सिर्फ और सिर्फ 300 कितने बोलते हैं, मैंने 500 बोले थे ना, 500 शेयर्स हैं, लेकिन पंकज त्रिपाठी कह रहे हैं भाई साहब मैं तो सिर्फ 400 शेयर्स खरीदूंगा, 100 नहीं खरीदूंगा। तो ये चेक करना जरूरी है कि ये वाले 400 शेयर्स पर वसूली भाई के पास कितने पैसे थे, वसूली भाई के पास इन टोटल कितने पैसे थे, ये बात नहीं चल रही है। इन 400 शेयर्स पर वसूली भाई के पास कितने पैसे थे, इसकी बात चल रही है, इसलिए ऐसा लिखा है। जितना भी अमाउंट वसूली भाई के पास था, से सपोज वो था 800 रुपये, से वो सपोज था 1500 रुपये। मैं एक स्पेसिफिक बात का आंसर कर रहा हूँ, बहुत अच्छा सवाल है इसलिए अभी बोल रहा हूँ, हालांकि मैंने सोचा था कि मैं नहीं बताऊंगा ये बातें, आगे चलकर बताऊंगा। मैं कह रहा हूँ से सपोज वसूली भाई के पास 1500 रुपया है और 500 शेयर्स पर आया है वो 1500 रुपया। एक शेयर पर कितना आया? 3 रुपये, 3 रुपीज। अब ये कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 400 शेयर्स को इशू किया जाएगा, तो वसूली भाई के पास इन 400 शेयर्स के लिए कितना पैसा है? सही है। तो जो मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जा सकता है पंकज त्रिपाठी को ऑन द शेयर्स इशूड 400 नंबर्स, 1200 तो ज्यादा नहीं है, इसलिए यहां पर ऐसे लिखा है स्पेसिफिक करके। Thus, the issue price of the forfeited shares cannot be less than, एक अलग एंगल से बात हो रही है। Thus, the reissued price of the forfeited shares cannot be less than discount on reissue of shares cannot be less than reissue price of the forfeited shares cannot be less than amount not received by the company of the forfeited shares। ये बिल्कुल अलग एंगल से जाकर बात रखी है और इस पर हम अभी एक खेल खेलने वाले हैं, बहुत बढ़िया। मैं इस बात को छोड़ रहा हूँ। इन केस forfeited shares are reissued at nominal price, 10 रुपए वाला शेयर 10 रुपए में, हाँ, तो क्या होगा? पंकज त्रिपाठी ने कितने पैसे दिए?
अच्छा, अब यहाँ पर ना इंस्टॉलमेंट सिस्टम नहीं खेला जाएगा कि साहब शाहरुख खान को बुलाओ, अमिताभ बच्चन को बुलाओ, तुम इसके कितने पैसे दे देना, ये सब झगड़ा नहीं पाला जाएगा। अब सीधी सीधी बात होगी, पंकज त्रिपाठी सिंह तो बकरा है ना, सारे के सारे पैसे एक साथ देके जा रहे हैं, तो सारे के सारे 10 रुपए एक साथ, 400 शेयर पर 10 रुपए कितना हो गया? एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कह रही है, सही कह रही है या शेयर आप बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन होता है ना अब तक से? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन होगा ना बेटा? अभी बुलाना है सब बच्चों को या सौदा डायरेक्ट चल रहा है? बस डायरेक्ट सौदा चल रहा है, यहाँ पर कोई इंस्टॉलमेंट का सिस्टम कुछ नहीं होना है। सीधी सीधी बात है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना? 4,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल सीधा विद द अमाउंट रिसीव्ड ऑन रेशियो। सही है बात? अब आगे की बात कर रहा हूं। इफ द forfeited shares are issued at discount, मैं एक बात ही कह रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन रीइश्यू और लॉस ऑफ शेयर्स से, वो 8 रुपए पर इशू किया गया, 10 रुपए वाला शेयर 8 रुपए पर इशू किया गया, डिस्काउंट कितना है? 2 रुपीस का। तो ये डिस्काउंट के नाम से लिखा रहने दें, प्रॉफिटेड शेयर्स कर दें। ये जो प्रॉफिटेड शेयर वाला अमाउंट है, ये वही वाला अमाउंट है जो डिस्काउंट वाला अमाउंट है, उससे हम पैसा खींच रहे हैं। लाओ वसूली भाई, हमें नुकसान हो गया, जय बच्चन कह रही है लाओ मुझे पैसा दो। कितना पैसा दो? सारा दे दो, सारा दे दो, जितना नुकसान हुआ है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है, डिस्काउंट ऑन रीइश्यू वाली जो फिगर होगी वही फॉरफिटेड शेयर्स पर डेबिट करी जाएगी। अब तक वसूली भाई के पास पैसा पहुंचा था, अब पैसा वसूली भाई से खींचा जा रहा है, निकाला जा रहा है। समझ रहे हैं बात? तो यहाँ पर बात हो जाएगी कि ये जो पैसा निकाला जाएगा, पेड अप वैल्यू ऑफ रीइश्यूड शेयर्स, जो भी पेड अप तय करी हुई है, 10 रुपए, 7 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, जो भी है, उसमें से रीइश्यू प्राइस पर शेयर। अगर 10 रुपए रीइश्यू है, 10 रुपए पेड अप है और हमने उस शेयर्स को रीइश्यू किया है एट ₹8, तो डिस्काउंट कितना है? 2 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, तो वो यहाँ पर पहुंचेगा। समझ में आ गई बात? ये वाली चीज बेटा ध्यान से कैलकुलेट कर लेना, इसमें ज्यादा गलती होनी नहीं चाहिए। एक बस लास्ट में छोटा सा टॉपिक मैं छोड़ रहा हूँ अभी आज के लिए, जो कि हम कल इंशाअल्लाह ताला कवर करेंगे। वो टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा अगर आज आपकी क्लास आपकी अच्छी गुजरी है। बहरहाल इनके पास से वो पैसा निकाला गया है, इसलिए इनका मुंह देख लीजिए आप, पैसा याद रहेगा। तो जब शेयर्स रीइश्यू होते हैं तो हालत ये होती है, जब शेयर्स फॉरफीट करे जाते हैं तो अलग चढ़ा होता है फॉरफीचर वाले पैसा। ठीक है? हाँ, एक बात बताओ, इफ द शेयर्स आर रीइश्यूड एट हायर देन पेड अप वैल्यू, सिक्योरिटीज प्रीमियम फॉरफीचर को दे देते हैं ना। आप लोग साथ हो ना मेरे? तो इज क्रेडिटेड टू, बिल्कुल सही बात। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो द एंट्री पासेस बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी। कंफर्टेबल? एक छोटा सा क्वेश्चन कर लें। अरे भैया टाइम ही क्या हुआ है? 3:10 हो रहे हैं मुझे भी। क्यों मजा नहीं आया क्लास में? फिर एक दिन और टल जाएगा, फिर छोटी सी बात है। चलिए ठीक है, थैंक यू।